नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में कुछ हमारे स्वयं के कुछ अनुभव, तजुर्बे हमने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से साझा किया था। कुछ और इसी तरह के और भी तजुर्बे भी और कुछ सुखद समाचार भी वो भी हम साझा करने चाहेंगे। तो सर्वप्रथम सुखद समाचार, ये आप लोग जानते हो कि एक तो हमारा भारतीय समाज जातिवाद के जहर से बिल्कुल त्रस्त है, सांप्रदायिकता से त्रस्त है, भाषावाद, प्रांतवाद से त्रस्त है और इसके बाद और भी क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद। अब जो विखंडित करने वाली शक्तियां हैं, जिसको जो बन पड़ रहा है, उन जातियों में भी उपजातियां हैं जो अब तक तो हम लोग को पिछड़े समझ रहे थे। ये एक ओबीसी है, वो अदर बैकवर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। अब उसमें भी कुछ मैंने वो अब इन शब्दों को उसे कहने में भी हमको बड़ा संकोच लगता है, लेकिन अब समझाने के लिए मेरी यह व्यवस्था है, मजबूरी है कि उनका नाम वो लेना हमको पड़ता है। तो यादवों का अलग संगठन, राजभर का अलग संगठन और निषाद का अलग संगठन, कुर्मी लोगों का अलग संगठन, ये निहायत यानी भारतीय समाज के लिए बहुत ही ये विखंडित करने वाली ताकतें हैं और बहुत ही खतरनाक। लेकिन भारतीय ताकत दल के इस भारतीय एकता के आह्वान के फलस्वरूप हमारे सभी भारतीय भाई बहन और उन समाजों के जिनको ये जातियों के अंदर भी यानी उपजातियों के आधार पर वो अपना एक अलग थलग कुनबा बनाए हुए हैं और उसी पर राजनीति करते हैं, वो भारतीय भाई बहन भी इसके महत्व को अब समझने लगे हैं। और उसका असर ये हुआ है कि उनके वो तथाकथित मसीहा लोग जैसे अनुप्रिया पटेल अपने समर्थकों, जिनको मैं फिर से कहता रहा हूँ कि इन जातियों का नाम लेना मेरे लिए बहुत ही अपमानजनक लगता है, क्योंकि जब हम सबको भारतीय मानते हैं तो फिर से उसका नाम लेना बड़ा अपमानजनक लगता है। लेकिन जैसे डॉक्टर के पास जाइए तो कोई भी रोग उसे मत छिपाइए, कोई भी रोग हो, गुप्त रोग भी उसे मत छिपाइए। कुछ वैसे ही है कि न चाहते हुए भी बताना पड़ता है। तो जो अनुप्रिया पटेल हैं, वो जो कुर्मी लोगों की मसीहा बनने की दम भरती हैं,
यानी वो उनमें से भी जो भारतीय भाई बहन हैं अब इस महत्व को समझना शुरू कर दिए हैं। निषाद, जो संजय निषाद हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो वो भारतीय भाई बहन हैं, वो भी भारतीय एकता के महत्व को, उसके मर्म को, उसकी आवश्यकता को वो समझना शुरू कर रहे हैं। और उस प्रकार जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके भी समर्थक जो है अब भारतीय एकता के पक्ष में जो है, और भारतीय एकता जो है सबके बीच में ज़रूरी है। और भारतीय एकता, और दूसरी चीज़ है अपने को भारतीय समझना, अपने को राजभर नहीं समझना, अपने को कुर्मी नहीं समझना, अपने को निषाद नहीं समझना, सब भारतीय। जिस प्रकार कहा गया कि भाई आप अपने को ठाकुर मत समझिए, आप अपने को ब्राह्मण मत समझिए। देखिए, ये पहले भी बताया गया और बार बार बताया जा रहा है कि जो विकसित देश हैं, जो देश बहुत आगे बढ़े हैं, वहाँ के नागरिक सिर्फ उनकी पहचान उस देश के अनुसार होती है। जैसे जापान के लोग अपने को सिर्फ जापानी या जापानीज कहेंगे। ये बीमारी यहीं पर है। हम ठाकुर, हम ब्राह्मण, हम निषाद, हम जो है कुर्मी, फलाने ढिकाने, ये सारी बीमारी को दूर करने की जरूरत है। सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग समान हैं, सभी लोग एक ही हैं। यह एहसास सबको आपस में दिलाना होगा। तो सुनने में आ रहा है कि उनके अलग अलग जो मसीहा लोग, तथाकथित मसीहा लोग हैं, अनपिया पटेल, अपने जो उनका कुर्मी समाज है, मैं बार बार कहूँगा कि ये इन शब्दों का प्रयोग करने में हमको बहुत संकोच होता है। अपने कुर्मी समाज को, संजय निषाद अपने निषाद समाज को, और जो ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर समाज को कह रहे हैं कि यानी यूट्यूब का जो संदेश जा रहा है भारतीयता और भारतीय एकता का, इसको न देखें। अब इन लोगों को भी भारतीय एकता से डर होने लगा है। ये भारतीय जनता के दल का अंदाज बिल्कुल सही है। और जैसा कि बताया भी था कि जिस वक्त हमारे सभी भारतीय भाई बहनों में एकता, भारतीयता के आधार पर एकता या भारतीय एकता होने लगेगी, तो समाज को जितनी भी विखंडित करने वाली ताकतें हैं, जो समाज को विखंडित करके अपना सत्ता और वोट की राजनीति और स्वार्थ नीति चला रही हैं, उन सबको तकलीफ हो। सुनने में सबसे अधिक तकलीफ जो है वो जीएनपीसी को हो रही है, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चकोड़ी काकस को, वाम दलों को भी हो रही है। और जो ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, जो हमेशा राष्ट्र, पता नहीं भारतीय एकता के बगैर किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भारतीयता से अलग और भारतीयता रहित किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं ये बीजेपी वाले। तो इनको भी भारतीय एकता से तकलीफ होने लगी है। एक तो ये समाचार है कि हमारे जो कि खंडित समाज, जो ओम प्रकाश राजभर हैं, अनप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, मन खंडित में से और खंडित करके अपना जो ये स्वार्थ नीति और इस प्रकार से समाज को विभाजित करके जो नीति चला रहे हैं, अब वो भारतीय भाई बहन भी, मैंने भारतीय भाई बहन भी अपने को भारतीय मान करके, दूसरे को भारतीय मान करके, और सभी लोग आपस में एक भारतीय भाईचारा लाने के पक्ष में सोचना शुरू कर दिए। तो ये इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, समाज के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। अब इसी को बल दे करके आगे बढ़ाना है। यदि इस देश को भारत राष्ट्र बनाना है, भारत राष्ट्र के रूप में विकसित करना है, तो ये जितनी भी विखंडित करने वाली ताकतें हैं, जीएनपीसी, वामदल और ये सब वाले, ये इसको इंडिया बना रहे थे। इंडिया मतलब कि गरीबों के नाम पर ढिढोरा, और ढिढोरे के पीछे वो गरीबों का शोषण, और जो सामंतशाही जो ताकतें हैं या सामंतशाही कट्टरवादी ताकतें हैं,
उनको समृद्ध करना, उनको प्रॉप करना, उनका विकास करना और उनका साम्राज्य स्थापित करना, ये इंडिया है। तो भारतीय जनता दल कहता है कि इंडिया की अवधारणा को, प्रैक्टिस को ख़त्म करके हमको भारत बनाना है, जिसमें सब लोग अपने को भारतीय समझे, भारतीय भाईचारा रहे, भारतीय सद्भाव रहे, और इस प्रकार से भारत राष्ट्र की अवधारणा को सच्चे रूप में उसको उतारना है और चरितार्थ करना है। कुछ अब आज एक समाचार और है कि कोई जिला शायद बस्ती है, उसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को खाना वाना खिलवाया मस्जिद के आसपास। इस एकता से जो भारतीय जनता पार्टी के जो शुद्ध भैया सिखाए पढ़ाए, वो धमकी दे रहे थे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के समाज को कि एक दिन आपको ये एकता बड़ी महंगी पड़ेगी। अब वो जवाब दिए हों चाहे न दिए हों, और यदि ऐसा वो कहें, अब इन चीज़ों का रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, वो तो बोले धमकी दे के चले गए, लेकिन जो समाचार मिला उस पर अब वो महंगी पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी, जो भविष्य की बात है, भविष्य हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है, मनुष्य के हाथ में अपना कर्तव्य है, वो भी ईमानदारी और परिश्रम से। तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को महंगी पड़ेगी या सस्ती पड़ेगी, ये तो भविष्य के गर्त में है, जो कि ईश्वर के हाथों में है। लेकिन इस समाज में नफरत फैला करके जो वोट सत्ता की राजनीति इस बीजेपी ने की है, वो तो देश में देखा है। तो बीजेपी वाले तो ऐसी बात न करें कि ये इस भारतीय एकता और एकता जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के समाज को बड़ी महंगी पड़ेगी। ये वो भी जान लें कि भारत राष्ट्र जब बनेगा तो सबको, जितने भी देशवासी हैं उनको भारतीय नागरिक के रूप में सम्मान देगा, और सबको सम्मान देने से यदि किसी को तकलीफ होती है, किसी खास तबके को, तो तकलीफ हुआ करे, सम्मान सबको देना है। और कट्टरवादी सोच, सामंतशाही सोच को तो तकलीफ होगी, कोई बात नहीं है, और उस तकलीफ की भारतीय वाम ताकत दल को कोई परवाह नहीं है। उनको तकलीफ होनी ही चाहिए, जो सामंतशाही सोच के हैं, जो कट्टरवादी सोच के हैं। और यही संदेश हमारे सभी भारतीय भाई बहन, देख भाई हम लोग एक हैं, सभी लोग भारतीय हैं, सब लोग मैंने जो है बराबर हैं, सबको गले लगाना है। यदि कुछ कट्टरवादी ताकतों को, सामंतशाही ताकतों को यह तकलीफ होती है तो होती रहे, और उनको तकलीफ होगी और उनको तकलीफ हम देंगे। तो ये स्पष्ट संदेश तभी मुमकिन होगा जब सब लोग साथ में हैं और आपस में सम्मानजनक भाषा का, सम्मानजनक संबोधन का सदुपयोग करें। एक शुरुआत है। कुछ ऐसे ही कट्टरवादी सवाल करते हैं, जरा सवाल करते हैं, अरे साहब जब सभी लोग एक हो जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा? एक सवाल। तो उनसे मैंने कहा कि यूरोप के देशों में एक दास प्रथा थी, बहुत पहले। दास प्रथा समाप्त हो गई तो क्या पश्चिमी देशों की प्रगति रुक गई और तेजी से बढ़ रही है? मजदूरी का काम यह सम्मानजनक ढंग से हो। हम कृषि का भी काम, कोई देखिए कृषि का काम क्या है कि इसमें जो व्यवस्था है सरकार की, खेती में काम करने वाले उनका जीवन वो नारकीय हो गया है। और खेती में काम करना आज के जो है वो नवयुवक जो है काम करना सबसे हीन मानते हैं। उनको छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाए तो उसको सम्मानजनक मानते हैं। लेकिन मान लीजिए कृषि काफ़ी वो उत्पादक हो जाए, उद्योग के स्तर पर काम करना शुरू कर दे, उससे 4 पैसे भी मिलने लगे, उसी में जो हमारे और
सारी एजेंसी, पूरा समाज उस काम को इज्जत देने लगे, वही जो है वो सम्मानजनक है। वैसे कोई भी काम जो है छोटा नहीं होता, हर काम अपने 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 स्थान पर महान होता है। खास करके मजदूरी का काम, सफाई का काम, यह तो और महान होता है। तो उसको हाथ से करने के बजाय टेक्नोलॉजी आएगी, मशीन आएगा, लेकिन उसके तर्क पर कि वही करते रहें, तब तो जो हमारे भंगी भाई बहन है वो सर पर जो है वो महिलाएं ढोएं, ये कोई तर्क नहीं है। सबको ये गले लगाया जाएगा, सबका विकास किया जाएगा, परिस्थितियाँ आएंगी, टेक्नोलॉजी है, मशीन है, सब करेंगे और हर एक काम जो है महत्वपूर्ण होगा और सामान्य नहीं होगा। तो इस तरह के कट्टरवादी सोच वालों के इस सवाल के उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि जब सब लोग एक हो जाएंगे तो सफाई कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा, नालों की सफाई कौन करेगा। अरे सब परिस्थिति जो है बदलेगी, तमाम टेक्नोलॉजी आ रही है, तमाम मशीनें आ रही हैं, वहाँ भी आदमी करें और जो भी काम करेगा उसको पूरा समाज सम्मान दे, बस यही तो ज़रूरत है। कोई भी काम, और इस तरह के जो काम है, सफाई के काम, मजदूरी के काम, ये तो बहुत ही वो सम्मानजनक है। पूरा समाज, पूरा सिस्टम उसको सम्मान देना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। जिस काम को बहुत कम लोग वो करना पसंद करते हों, वह काम जो है सबसे अधिक जो है वो सम्मानजनक है समाज का। ये तो सोच इस तरह की जो है वो विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये 2-3 सुखद समाचार थे। अब कुछ हमारे भी अनुभव हैं। वो एक बार हमको हैदराबाद में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कोई एक वकील थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ था। तो उन्होंने हमको बुलाया था यही राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता पर वो भाषण देने के लिए। तो वो काफ़ी प्रेम से बुलाया था। तो उसके बाद वहाँ गए तो कुछ अपने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ वकील थे, कुछ और लोग थे, करीब 50-60 लोग इकट्ठा हुए। हमने उनसे पूछा कि भाई हम किस भाषा में बोलें, इसलिए हमको सिर्फ 2 ही भाषा आती है, हिंदी या अंग्रेज़ी। तो अब यदि आप हमको कहेंगे तो अंग्रेज़ी में भी हम बोल सकते हैं। तो बोले कि नहीं सब कोई बात नहीं, जिसमें भी आप बोलना चाहें और स्पष्ट करना वो आप कर सकते हैं। तो हमने हिंदी अंग्रेज़ी मिला करके उनको समझाने की कोशिश की थी वहाँ पर। तो फिर यानी राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता पर जब मैंने काफ़ी विस्तार से बताया, तो जैसा कि मैं हर एक इस तरह के कार्यक्रम में आखिर में एक मौका रखता हूँ कि जिस किसी को भी पूछना है इस विषय पर, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, शक शुबहात दूर करना है, कुछ और अस्पष्टता उनको चाहिए, तो उन सभी का स्वागत है, वो पूछ सकते हैं। तो एक लेडीज़ थी, उसका नाम था जी लावणी। बोले कि सर आपकी बात तो सही है, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है। उसने एक मैंने छोटे से मैंने वाक्य में पूछा कि साहब इसका सल्यूशन क्या है। अब हम ही नहीं समझ पाए कि वो सल्यूशन जो वो मैंने मोहतरमा कह रही थी, जो मैडम कह रही थी, उसका आशय क्या हो सकता है। तो हमने कहा मैडम आपने जो कहा कि इसका सल्यूशन क्या है, मैं आपका सवाल ही नहीं समझा कि क्या आप क्या पूछना चाहती हैं। कहेंगे सर ऐसा है कि हम लोग भी एक लोक सत्ता पार्टी चलाते हैं, जिसके जयप्रकाश नारायण वहाँ भी हैं दक्षिण भारत में। एक दो जयप्रकाश नारायण पूरे देश में उनको जानता है। एक जयप्रकाश नारायण करके आंध्र प्रदेश में उधर भी कोई नेता हैं जो कि लोक सत्ता पार्टी चलाते हैं। तो उसी पार्टी से शायद वो महिला थी, मोहतरमा थी। तो क्या कि उन्होंने कहा कि सर हम लोग भी पार्टी चलाते हैं, हम लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन शायद आपको जानकारी हो ना हो, यहाँ भी वही गंदगी जो उत्तर भारत वाली है, पैसा है, शराब है, फलाने हैं ढकाने, इस पर इसका बड़ा दुष्प्रभाव है। और
हम लोग इलेक्शन जो है में कामयाब हो नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा कि मैडम सुनिए, हमारी जो है स्वतंत्रता की जो पहली प्रमुख लड़ाई कब हुई थी? तो उन्होंने कहा कि 1857। और अंग्रेज यहाँ से भागे कब थे? तो 1947। तो कितना समय लगा? 90 साल या 100 साल। तो उन सफ़ेद अंग्रेज़ों को भगाने में 90 साल या 100 साल लगा। तो ये जिनकी अब बात कर रहे हैं, ये इस देश के काले अंग्रेज हैं, और ये उनसे हैं तो उन्हीं के चेले, उन्हीं की संतान, उन्हीं की ब्रीड, उन्हीं की क्लास, लेकिन ये उनसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ब्रीड जो है ज़्यादा वो खतरनाक होती है। तो अब इनको भगाने में उसी 90-100 साल का उतना गुना कर लीजिए, और वो भी कंटिन्यूस प्रयास करेंगे होगा तब। और ये कोई आवश्यक नहीं कि हम जो आप करेंगे कि हम प्रयास करें और हमारे आंखों के सामने हो जाए। हमको तो ऐसा प्रयास करना है कि आगे आने वाली हमारी जो संतान है, हमारी जो पीढ़ी है, वो इसको आगे ले जाए और वो कामयाब हो, हमारे आंखों के सामने हो जाए। अति उत्तम है, हम भी देख लेंगे। लेकिन यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, हम ऐसा प्रयास करेंगे, वो वातावरण देंगे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ, संतानें भी जो है इसको आगे बढ़ाएंगे उसी दिशा में। तो मैंने कहा कि मैडम, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लगना पड़ता है, और इसमें तो कोई निराशा की बात ही नहीं है। असफलता में ही बाद में सफलता है। और ये बात हमारे जो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि असफलता से तो कभी घबराइए नहीं। APJ अब्दुल कलाम का यही संदेश था कि असफलता से घबराना ही नहीं है, हर असफलता में एक असफलता छिपी हुई है। अब कितनी असफलता के बाद मिलेगी, ये आपके प्रयास पर वो निर्भर करता है। तो हमारे जो महान वैज्ञानिक भी थे और मिसाइल मैन भी कहते थे, और सौभाग्य से हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, बहुत काबिल किस्म के राष्ट्रपति हुए, और देश को एक दर्शन भी उन्होंने दिया हुआ है। तो उनका कहना था, और तमाम वो महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि उठो चलो और तब तक न रुको जब तक कि तुमको लक्ष्य न मिल जाए। बाबा साहब भी यही बोलते हैं। तो यही बात मैंने मैडम को कहा कि मैडम, इसमें निराश होने की, हताश होने की जरा बात नहीं, तो प्रयास करिए। और लेकिन हाँ, सच्चे मन से आपकी मनसा जो है, हमारी आपकी मनसा साफ होनी चाहिए। तो बोल के हाँ नहीं सर ठीक कर रहे हैं। एक थोड़ा सा इस टाइप पे थे। तो कुछ होते हैं ना, हर तबके में होते हैं और हर मजमे में आपको मिल जाएंगे। तो बोला कि साहब जो आपने जितनी बात बताई है, इसमें नया क्या है? कुछ नहीं है। अरे हम लोग भारतीय हैं, भारतीय एकता होनी चाहिए, इसमें नहीं बात करूँ। हमने कहा देखिए श्रीमान जी, हमने कभी नहीं कहा कि ये इसकी खोज मैंने की है। इसमें भारतीय जनता दल का जरा भी योगदान नहीं, और न मेरा योगदान है। हम तो बस यही बताने की कोशिश कर रहे थे, और अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, कि हमारे महापुरुषों ने जो अपने चिंतन मनन से, जो दूरदृष्टि से जो खोज निकाली है, यदि उसी को हम लागू करें तो हमारा, इस समाज का, देश का कल्याण हो जाएगा। हम क्यों बार बार जो है उन अमर शहीदों का नाम लेते हैं? आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, शहीद आजम भगत सिंह का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का, अमर शहीद अशफाकुल्ला का, अमर शहीद खुदीराम बोस का, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती का, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई का, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा का, अमर शहीद श्रीमती रानी कडिलू का, और इसी तरह से और भी होंगे अमर शहीद। क्यों नाम लेते हैं? कि उन महापुरुषों ने अपना त्याग बलिदान करके, प्राणों की आहुति देकर बहुत कुछ सिखाया है हमको। हम उनके रास्तों पर चले नहीं,
मेरा निवेदन है कि उन्हीं के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो ये हमारी कोई खोज नहीं है, नहीं है, लेकिन वो उनके रास्ते पर है कि भाई हम सभी लोग भारतीय हैं और उसके अनुसार हमको व्यवहार करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, वैसा आचरण करना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ। या और उसमें तो पार्टी बनी भी नहीं थी, और मेरे कहने का मतलब ये इतना ही है। तो एक उल्टा सवाल उनसे मैंने किया, और जो कि महत्वपूर्ण है, जो इसीलिए मैं साझा भी कर रहा हूँ आप सभी से, आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से मैं साझा भी कर रहा हूँ। एक सवाल उनसे किया कि ज़रा आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये कुछ नया नहीं, आप सभी कुछ जानते हैं, और तो जब आप सभी कुछ जानते ही हैं, सब हर एक चीज़ की आपको जानकारी है, तो फिर समस्या कहाँ है बताइए। मतलब कि और आप सब कुछ जानते हुए भी तमाम समस्याओं से घिरे हैं। इसी पर हमारे जो बहुत बड़े दार्शनिक थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे तो तमिलनाडु के, लेकिन उनका जन्म इसी हैदराबाद में हुआ। मैंने बताया उनका जन्म इसी हैदराबाद में हुआ था। कहाँ साहब, इसी हैदराबाद में हुआ था। उनकी इंडियन व्यू ऑफ लाइफ एक किताब है अंग्रेज़ी में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। मैंने कहा इस पेज पर जरा देखिए, वो आपकी इसी उलझन का कि आप जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इस पेज पर इसी उलझन का, इसी समस्या का, इसी दुविधा का, इसी डायलेमा का उन्होंने समाधान दिया हुआ है, और अंग्रेज़ी में उन्होंने लिखा है। और बहुत मार्मिक बात है। मैं पहले अंग्रेज़ी में ही कहूँगा, उसका तात्पर्य फिर हिंदी में भी बताऊँगा। उन्होंने कहा कि हाउ कर्स्ड वी इंडियंस आर, वी डू समथिंग बट एक्सपेक्ट द अपोजिट, वी एक्सपेक्ट समथिंग वेरी वेरी हाई बट वी डू द अपोजिट। उन्होंने कहा कि हम भारतीय कितने अभिशप्त हैं कि हम करते कुछ हैं और हमारी आशाएं हमारे करतूत और कर्तव्य के ठीक विपरीत होती हैं। हमारी आकांक्षाएं, हमारी आशाएं तो आसमान छूती हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य जो है ठीक उसके विपरीत होते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमारे कर्तव्य, हमारे किए हुए काम और हमारी आकांक्षाएं, आशाओं के बीच में जो गैप है उसको हम भरेंगे नहीं, तब तक ये समस्या जाएगी नहीं। तो बाकी लोग सुनते रहे तो बस अंग्रेजी में, सर यू आर वेरी नॉलेजबल पर्सन, वेरी नॉलेजबल। नॉलेजबल बात नहीं है। हमारे महापुरुषों ने तमाम बातें कही हैं, तमाम ये भूमि हमारे संतों की रही है, सूफी संतों की रही है, ऐसी बात नहीं है। उनके उपदेश को पर हम लोग विश्वास नहीं होता है, हम लोग जो है उसको लागू नहीं करते। आज भारतीय जनता का दल उन्हीं अमर शहीदों की प्रेरणा से उन्हीं के काम को आगे वो ले चल रहा है। ये इतनी सिद्ध बात है। यदि उनके काम को आगे ले चल रहा है तो जेएनपीसी को तकलीफ हो रही है, बीजेपी को तकलीफ हो रही है, देखिए ना। तो ये जब मैंने कहा कि नहीं सर बिल्कुल सही करें, मैंने कहा कोई बात नहीं है, जानकारी होने से कुछ नहीं होता है। आप करते क्या हैं और हमारी आकांक्षाएं क्या हैं, इनके बीच में जो खाई है, जो गैप है, उसको भरना पड़ेगा। कि हमारे कर्तव्य भी उसी अनुसार होने चाहिए जिस प्रकार हमारी आकांक्षाएं। जैसे उदाहरण के लिए हम चाहते हैं कि हम निजात पाएँ इन ताकतों से, और फिर भी हम वोट करेंगे जीएनपीसी को, फिर भी वोट करेंगे क्या करेंगे इस बीजेपी को, फिर भी वोट करेंगे अनुप्रिया पटेल को, फिर भी वोट करेंगे संजय निषाद को, फिर भी वाम दलों को वोट करेंगे, फिर भी हम डीएमके के स्टालिन को वोट करेंगे, तो समस्या कैसे जाएगी। फिर भी हम वोट करेंगे उसे जो गद्दार है टीएमसी वाली ममता बनर्जी, वोट मिला है ना। तो हमारी आकांक्षाएं, हमारी आशाएं हमारे कर्तव्य के बिल्कुल मैच होना चाहिए। यही बात हमारे
हमारे बहुत बड़े दार्शनिक थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सौभाग्य से हमारे इस देश के दूसरे राष्ट्रपति हुए। तो तमाम महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है, बस हम उसको महत्व देने की ज़रूरत है और उस पर उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो जब हैदराबाद गए थे तो मैं रिटायर्ड था, तो मैं सोचा कि हम अपने और साथी अधिकारियों से मैं मिल लेता हूँ। तो हमसे एक बैच सीनियर थे, रेड्डी साहब थे, बहुत ऊंची पोजीशन पर थे। तो पूछते पूछते उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा कैसे आए? तो मैंने बताया इसी काम से तो आए हैं। तो क्या विषय है आपका? तुम कह रहे भाई आपका दफ्तर है, दफ्तर में ये सब बातें ठीक नहीं रहेंगी, उचित नहीं है। कहने नहीं, बताइए बताइए। तो हमने कहा कि भाई जो हमारे ये अमर शहीद हैं, जैसे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस और अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी गडली। और अच्छा, और ये हमने रानी लक्ष्मीबाई का और रानी चंद्रमा का नाम नहीं लिया था, वो सुब्रमण्यम भारती का नाम लिया था। ये मैंने इन्हीं के प्रेरणा और आदर्श को अपना ताकत बना करके राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता की मुहिम जो है हम चलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। एक ने तराक से बोला कि साहब जितना आपने गिनाया है ये तो सब नॉर्थ इंडिया के सब हैं, इसमें तो कोई साउथ इंडिया का ही नहीं। देखिए इस तरह के लोग हर मजमे में आपको मिल जाएंगे। वो अधिकारी था और बहुत सीनियर पोजीशन पर था, हालांकि उनके अंडर में था जो रेड्डी साहब थे। तो मैंने कहा देखिए श्रीमान जी, इसमें एक जो नाम जो है वो सुब्रमण्यम भारती, वो तमिलनाडु के हैं। ये तो हमको जो याद पड़ा हमने आपको बता दिया। हम ये नहीं कहते कि हमारे भारत के इन क्षेत्रों से भी जो है वो अमर शहीद नहीं होंगे, जरूर हो गया। और हम भी इसकी खोज कर रहे हैं, इसके तलाश में हैं। आपको भी मालूम हो तो बता दीजिए, हम उसको जोड़ देंगे। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है, आपने किस दृष्टिकोण से कहा कि उत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत के हैं। इसी समस्या को मिटाने के लिए तो ये भारतीय एकता की बात कही जा रही है। यदि ये दिमाग में यही रहेगा कि ये उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के हैं, पश्चिम भारत के हैं, पूर्व भारत के हैं, मध्य भारत के हैं, तब तो भारतीय एकता हो चुकी भाई। ये दृष्टिकोण जो है बहुत ही घातक है, और उसी घातक नज़रिए को समाप्त करने के लिए भारतीय एकता जो है बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने हैदराबाद में जो रेड्डी साहब थे उसके एक अधिकारी के जवाब में मैंने कहा। तो रेड्डी साहब ने कहा कि आप कहाँ पर ठहरे हैं? तो मैंने एक गेस्ट हाउस है और आज मेरी स्पीच हो गई, कल को मेरी ट्रेन है, कल मैं चला जाऊँगा, तो चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। मैं कह रहे नहीं सर कोई बात नहीं, कह रहे नहीं आपको छोड़ देता हूँ। तो गाड़ी में उन्होंने बिठा लिया। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये वाक़या है। तो जब गाड़ी में उन्होंने बिठा लिया तो बोले कि सिंह साहब, जो आप ये भारतीय एकता का अभियान चला रहे हैं, ज़रा ये बताइए कि आपने बायोडाइवर्सिटी का नाम सुना है? मन कह रहे सर जब यूपीएससी की तैयारी की थी तो इन्वायरमेंट की जब पढ़ाई करते थे तो उसमें एक बायोडाइवर्सिटी का एक टॉपिक आता था। अब ज़माना हो गया उसको पढ़े हुए, अब कहाँ इसमें याद है। लेकिन हाँ, मोटा मोटी ये उसका कॉन्सेप्ट यही है बायोडाइवर्सिटी का, कि जितने भी जीव जंतु हैं और जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, सबका विकास। तो क्या कि जब सबका विकास होगा तब तो आपकी जो भारतीय एकता है और भारतीयता है, हमारे तेलुगु प्राइड को खा जाएगी और हम लोग कहाँ रहेंगे।
तो मैंने कहा कि रेड्डी साहब आपने ये बड़ी खतरनाक बात कह दी। ऐसा है, तेलुगु प्राइड, मराठी प्राइड, एक बिहारी 100 पर भारी, और पता नहीं क्या पंजाब बोलते हैं कि 1.25 लाख को मैं लड़ाऊँ, और भी लोग बोलते हैं इस तरह की बातें जो सेपरेट आइडेंटिटी पर, एक अंग्रेजी में सेपरेट आइडेंटिटी, एक अलग पहचान की जो नशा है, यह भारतीय एकता के लिए बहुत खतरनाक है। भारतीय ओम ताकत दल तो ये कह रहा है कि भाई तेलुगु प्राइड के स्थान पर क्यों नहीं लेते आप जो है वो भारतीय प्राइड। जरूरत तो इसी बात की है ना। तेलुगु प्राइड, उड़िया प्राइड, गुजरात गर्वी और तमिल प्राइड, मलयालम प्राइड और केरला प्राइड, ये सब प्राइड के स्थान पर सिर्फ भारतीय प्राइड आप लीजिए ना। और यदि नहीं लेंगे तो शायद आपको मालूम नहीं है, अभी आपका इसी दृष्टिकोण के कारण आपका ये आंध्र प्रदेश बटा है और तेलंगाना आपसे वो अलग हो गया। और जो बचे हुए आंध्र प्रदेश में भी 3 टुकड़े करने की बात चल रही है, रायलसीमा और एक और टुकड़ा, किसके, इसी बचा हुआ जो आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु में भी 4 टुकड़े करने की बात चल रही है, गुजरात में भी 4 टुकड़े करने की बात चल रही है, केरल में 3 टुकड़े करने की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में 4 टुकड़े करने की बात चल रही है। ये तो बात चल रही है पूर्वोत्तर भारत में टुकड़े ही हो गए हैं, 1-2 जिले के प्रांत हैं उसमें। क्या चाहते हैं, इसी तरह से वो टुकड़ा हो। रेड्डी साहब, समाधान कभी भी विखंडन में नहीं होता, प्याज के छिलके की तरह कुछ नहीं मिलता है। समाधान हमेशा इंटीग्रेशन में होता है, एक साथ आने में होता है। और एक साथ हमारी जो पहचान है भारतीयता, उसको अपनाना ही पड़ेगा। ये बात तो बोल के नहीं सिंह साहब आप सही करें, लेकिन बड़ा ये कठिन है। मल करें, कठिन है, आसान है, उसको आप छोड़ दीजिए। जब करेंगे तो कठिन काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो सेपरेट आइडेंटिटी का, कि हमारी पहचान अलग हो, ये क्या लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। क्यों भाई, संविधान कहता है कि आप भारतीय हैं, सारी सुविधाएं जो है भारतीय नागरिक के रूप में उठाते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम हिंदू हैं। क्यों भाई, हम मुस्लिम हैं, क्यों? सारी सुविधाएं आप उठाएंगे भारतीय नागरिक के रूप में, सारे अधिकार आपको मिलेंगे भारतीय नागरिक के रूप में, फिर भी हम मुस्लिम हैं, तो हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, हम निषाद हैं, फलाने ठिकाने हैं। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए जो है भारतीय ओम ताकत दल आया कि भाई जिस रूप में आपको सुविधाएं सब मिल रही हैं, संविधान देश का बना हुआ है, आपको इज्जत देने के लिए वही पहचान, वही और वही वजूद को समझने की ज़रूरत है। तो ये बात जब मैंने उनको, रेड्डी साहब बहुत काफ़ी पोजीशन पर थे, हमसे एक बेस्ट सीनियर थे, बताया तो तब बताया कि नहीं सिंह साहब इसका प्रचार बहुत जरूरी। क्या नहीं, अरे भाई मैं तो अभी अकेला हूँ और कुछ टीम मेरी है, अभी संसाधन की बहुत बड़ा क्रंच है, समस्या है, लेकिन ये ज़रूरी है। यानी जो 1857 में हमारे अमर शहीदों ने एकत्र होकर के, मंगल पांडे थे और बरेली से बख्त खान थे, और अयोध्या से जो है मौलवी अजमुल्ला खान थे, और अहमदुल्ला खान थे, और अजमुल्ला खान साहब जो नाना साहब के सहायक रहे हैं, नाना साहब भी थे, कुंवर सिंह थे बिहार के, काफ़ी लोग जो है, रानी लक्ष्मीबाई। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी मिसाल थी। क्या कहते हैं, वो क्लाइमैक्स सबाब था, और उन लोगों ने इसी जज्बे के साथ हमारे बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय सेकंड, अंग्रेज़ों ने, हालांकि उनकी सेहत गवाही नहीं कर रहे थे, अंग्रेज़ों ने उन पर
मैंने बगावत करने का मुकदमा भी चलाया और उनको बंद भी कर दिया वहाँ रंगून में, और वहीं उनका देहांत भी हो गया। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा भी है कि हमको इस बात का बहुत दुख है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको खुद की मिट्टी, खुद की ज़मीन नसीब नहीं हुई। तो जब उन्होंने ये कहा कि खुद की ज़मीन, खुद की मिट्टी, उसका मतलब यही है कि भारत की मिट्टी वापस लौट करके मंगोलिया की मिट्टी नहीं। इस बात को बीजेपी वाले कभी नहीं कहेंगे, कट्टरवादी तत्व जो है कभी नहीं कहेंगे, ये जेएनपीसी वाले कभी नहीं कहेंगे। देखिए यही बात भारतीय जनता दल, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सभी आदरणीय भारतीय आवाम को बताना चाहता है कि इसी एकता की आवश्यकता है कि बहादुर शाह जफर ने अपने जिस मिट्टी की, जिस वतन की बात कही थी वो भारत ही था। तो इसकी आवश्यकता है। और इसके बाद अब चूँकि थोड़ी सी गफलत तो उसमें यह हो गया कि अलग अलग तिथियों पर इन लोगों ने शुरू किया था। हालांकि तय था, शायद कोई तिथि थी उसके पहले, जैसे मंगल पांडे ने पहले ही शुरू कर दिया, इसलिए अंग्रेज जो है वो बिल्कुल सावधान हो गए और बड़ी बेरहमी से उस आंदोलन को कुचला, बहुत बेरहमी से, बहुत जो है वो प्रताड़ना करते थे। लेकिन अंग्रेज कुचलने के बाद भी बड़े सहम गए कि भाई ये हमने इस आंदोलन को कुचल तो दिया, लेकिन था बड़ा खतरनाक। ये थोड़ी सी गफलत होती तो हमारी हुकूमत भी जा सकती थी। तो उन्होंने दो बातों पर विचार किया कि एक तो जो ये हिंदू मुस्लिम एकता है उसको तोड़ के रखना है, एक पहला। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो हमको ये खबर कर दे कि सर इस मुद्दे को, इस इशू को देख लीजिए, नहीं तो जनता जो है बिल्कुल वो आंदोलन पर उतर हो जाएगी, भड़क जाएगी। तो यदि हमको उस मुद्दे की जानकारी हो जाएगी तो हम थोड़ा बहुत उसमें समाधान कर देंगे, ताकि जनता आंदोलन करने आंदोलन करने पर आमादा न होने पाए। तो इस तरह की एक व्यवस्था के विषय में सोचने लगे कि कुछ इस तरह का एक व्यवस्था, मैकेनिज्म और सिस्टम होना चाहिए कि जो इन अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी हुकूमत को ये खबर कर दे कि साहब फला मुद्दा को ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो इस देश की जो शासित जो जनता है, या इसको प्रजा भी कह सकते, जो भी कह सकते हैं, वो भड़क जाएगी और आंदोलन कर सकती है और आपकी हुकूमत पर खतरा आ सकता है, या आपकी हुकूमत भी जा सकती है। तो इस तरह की खबर हमको चाहिए। तो एक मुखबिर की ज़रूरत थी, इन्फॉर्मर की। तो मुखबिर इन्फॉर्मर के लिए ही काफ़ी मंथन के बाद ये काम जो है अंग्रेज़ों ने दे दिया अपने रिटायर्ड ICS एओ ह्यूम को। और एओ ह्यूम ने कांग्रेस को इसी मकसद से 1885 में बनाया। ये कांग्रेस की असलियत थी। और उसने बखूबी यानी दलाली और मुखबिरी का ही काम किया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें तो उसी कांग्रेस में जो है वो बाल गंगाधर तिलक भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, M.A. अंसारी भी थे, लाला लाजपत राय भी थे। हाँ, जरूर थे, कुछ ही वक्त थे और कुछ ही वक्त बाद वो निकल भी गए, क्योंकि जिस तरह की मुखबिरी और दलाली का ठेका जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और उसका जो चमचा था ये जवाहरलाल नेहरू ले रखे थे। तो वो वातावरण जो है उसी टाइप का था, वो उसमें टिक नहीं पाए। ये भी जान लीजिए। तो उनको कांग्रेसी आप कह भी नहीं सकते। वो तो सच्चे रूप में जो है वो स्वतंत्रता सेनानी और हमारे अमर शहीद रहे। तो वो जो कांग्रेस की स्थापना हुई है सिर्फ मुखबिरी के लिए, इसलिए उसने जो है अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली की। और ये इस हकीकत को
इस हकीकत को जो जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के जो पुराने हिस्टोरियन उसके चमचे किस्म के इतिहासकार हैं वो छुपा नहीं पाए। उन्होंने इस बात को कबूला है, लेकिन थोड़ा मुलम्मेदार शब्दों से यानी सॉफिस्टिकेटेड वर्ड में कहा कि इसे कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था, एलिगेशन, आरोप, यह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व था। और सेफ्टी वाल्व का मतलब यह है कि इसमें सेफ्टी वाल्व तो हमारी जो माताओं बहनों का जो प्रेशर कुकर है उसमें सेफ्टी वाल्व होता है, लेकिन जिसमें ये बात आई थी उसमें वो जो है प्रेशर कुकर नहीं था। वो सेफ्टी वाल्व जो है रेलवे के जो स्टीम या भाप के इंजन हुआ करते थे उसके बॉयलरों में सेफ्टी वाल्व हुआ करता था। तो सेफ्टी वाल्व चाहे वो बॉयलर का हो चाहे ये प्रेशर कुकर का हो, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जब उसमें दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाए, प्रेशर उसके अंदर का, कि बर्तन के भी फटने का अंदेशा हो जाए, तो सेफ्टी वाल्व क्या करता है कि थोड़ा सा वो प्रेशर वो रिलीज़ कर देता है, निकाल देता है, और फिर उस बर्तन को उस कंटेनर को या उस प्रेशर कुकर हो या उस बॉयलर को सुरक्षित रखता है, महफूज रखता है। यही काम जो है ये करती रही कांग्रेस। जब भी हमारे देश की जनता, हमारे भारतीय भाई बहन अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से तंग आकर के बिल्कुल आंदोलन पर और उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जो है इस तरह का अभियान चलाने की बात करते थे, तो ये जाकर खबर करते थे और थोड़ा इधर उधर दिखावा करके वो जो है मैंने दिखावा करके तो उस प्रेशर को कम कर दिया और उस बर्तन मैंने अंग्रेजी सरकार को सुरक्षित रखा। यही काम कांग्रेस जो है मुखबिरी और दलाली के द्वारा अंग्रेजी सरकार को सेफ्टी वाल्व की भूमिका करके उसको महफूज रखती थी। इतनी खतरनाक थी ये कांग्रेस, और कही कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत धोखेबाज। और उसी प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके सारे देश के दुश्मनों को पाल रही है। तो इसीलिए भारतीय जनता का दल बार बार निवेदन कर रहा है और करता रहेगा कि आप इन काले अंग्रेज़ों को नस्ल में नाबूद करने के लिए ईवीएम मशीन पर, मतपेटी पर इनको शून्य करिए, इनको नस्ल में नाबूद करिए, इनको जड़ से उखाड़ने के। और ये आदेश हमारा नहीं, हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, तो उनके आदेश का इनको पालन होना चाहिए। इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।